हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। हम देख चुके हैं कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, कोई भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ओके, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। और दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, या दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल R। एक और चीज़, इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो हम कैसे लेंगे? देखिए, A और Q आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ A के ऑपोजिट BC है और यहाँ Q के ऑपोजिट PR है, तो BC और PR का रेशियो लेना पड़ेगा। ये इक्वल होगा किसके? यहाँ एंगल B एंड एंगल PR इक्वल, तो एंगल B के ऑपोजिट AC है और एंगल P के ऑपोजिट QR है, तो इनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। एक और रेशियो इक्वल होगा, यहाँ C और R आपस में इक्वल है, तो C के ऑपोजिट AB है और R के ऑपोजिट PQ है। तो जब दो ट्रायंगल्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं। धीमे धीमे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जब आप क्लास 9th में थे तो आपने देखा था कि ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ रखा है कॉन्ग्रेंसी, दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी के लिए देयर वर 4 एक्सियम्स। एक एक्सियम आपने पढ़ी थी SSS, एक एक्सियम आपने AS पढ़ी थी, एक एक्सियम आपने SAS पढ़ी थी और एक एक्सियम आपने RHS पढ़ी थी। ये 4 एक्सियम्स थी जिनके ज़रिए से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया करते थे। अभी हमें सिमिलैरिटी प्रूव करना है, तो जैसे कॉन्ग्रेंसी के लिए कुछ क्राइटेरियाज थे, दीज वर द क्राइटेरियाज, वैसे ही दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। ओके, ज़रा एक एक्टिविटी के ज़रिए समझते हैं इस बात को। एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्टिविटी देखिए ज़रा। दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। सपोज़ ये ट्रायंगल है, इसमें आप AB साइड ड्रॉ कर लो एंड द लेंथ ऑफ AB भी 4 सेंटीमीटर। फिर आप एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ओके, ये ड्रॉ करने के लिए आप PQ ले लीजिए एंड द लेंथ ऑफ PQ शुड बी 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे आप दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने वाले हैं। पहले आपने यहाँ AB ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ आपने PQ ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर। फिर आपने एंगल A ले लिया 45 डिग्री, इधर एंगल P ले लिया 45 डिग्री, मतलब इन दोनों को इक्वल रखना है। फिर एंगल B सपोज़ आपने कुछ ले लिया, मान लेते हैं 60 आपने ड्रॉ कर लिया, तो एंगल Q भी 60 होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल होना चाहिए। अब ये एंगल 75 होगा क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स का सम 180 होता है। सो इन दोनों एंगल्स का सम जो भी होगा, थर्ड एंगल कुछ इस तरह होगा कि तीनों का सम 180 बनना चाहिए, तो यू कैन एड 180 बन रहा होगा। ये एंगल भी हो जाएगा 75। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट आई ड्रू AB एज 4 सेंटीमीटर, देन मैंने PQ ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, फिर मैंने एंगल A और एंगल P दोनों को 45 ड्रॉ किया, फिर एंगल Q और एंगल B दोनों को 60 मैंने लिया। फाइनली मुझे ये एंगल 75 मिल गए हैं। आप नोट ये करोगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। सी 45 और 45 इक्वल हैं, 60 और 60 इक्वल हैं, 75 इक्वल हैं, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल में तीन एंगल्स इक्वल हैं, तो आप चेक ये करोगे कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल ही आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट C था और ये पॉइंट R था। अभी आप इन ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो फाइंड करने की कोशिश करो। देखो जी, ये आप प्रैक्टिकली करोगे अपने कॉपी पर और देखोगे कि आपको यही रेशियोज मिलने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, आप देखिएगा कि AB और PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो कितना है? AB इज़ 4 एंड PQ इज़ 6, तो रेशियो आ रहा है 2/3। इन दोनों को हमने 2 से रिड्यूस कर दिया और हमें मिला
2/3। तो आप देखना कि AC और PR जब आप मेजर करोगे स्केल के ज़रिए से, AC की लेंथ मेजर करिएगा, PR की लेंथ मेजर करिएगा, और आप देखोगे AC और PR का रेशियो भी यही आएगा। फिर आप BC और QR की लेंथ फाइंड कीजिएगा, उनका रेशियो फाइंड करेंगे तब भी यही रेशियो आएगा। आप ये ट्राई कर लीजिएगा, तो उससे ये पता चलेगा कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। हमें साइड्स मालूम नहीं थे, हमने सिर्फ 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए थे, उनमें 2 लेंथ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले ली थी, फिर हमने तीनों एंगल्स को सेम रखा है। दिस वॉज 45, दिस वॉज 45, दिस इज़ 60, दिस इज़ 60, दैट इज़ 75, दैट इज़ 75। तो आपने नोट ये किया कि अगर हम 2 ट्रायंगल्स इस तरह से ड्रॉ करें कि उनके एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको इक्वल ही मिलने वाला है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इस ट्रायंगल में 45 के ऑपोजिट का साइड लेते हो तो यहाँ भी आपको 45 के ऑपोजिट ही वाला साइड लेना पड़ेगा, मतलब BC और QR का रेशियो देखोगे। अगर आप यहाँ 60 के ऑपोजिट वाला साइड देखोगे तो यहाँ भी 60 के ऑपोजिट वाला ही देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जब रेशियो दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के तो आपको इक्वल मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो इसी से एक थ्योरम बन जाती है सिमिलैरिटी के लिए, और उस थ्योरम को देखते हैं थ्योरम क्या है। सो द थ्योरम इज़, इफ़, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है उसी को हम लिख रहे हैं। इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल का सिंबल मैंने लिख लिया है, इफ़ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional. Proportional means they have the same ratio, and those triangles are similar, and hence the 2 triangles are similar. आई होप बात समझ में आ गई है। आपने एक्टिविटी में ये देखा था कि अगर 2 ट्रायंगल्स के अंदर में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उनका रेशियो सेम होता है और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इस थ्योरम का मैं प्रूफ भी देता हूँ। वो आपने एक्टिविटी की थी, अभी मैं आपको इसको प्रूफ देने वाला हूँ कि 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है जी, ओके, देखिए कैसे सिमिलर होंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल्स हैं। सपोज़ हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और कोई दूसरा ट्रायंगल है PQR। दिस इज़ ABC एंड दिस इज़ PQR। ठीक है जी, दिस इज़ PQR, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R। ये PQR है। ओके, हमें बोला जाता है कि अगर इनके एंगल्स इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। मतलब उन्होंने हमें ये दे दिया है, उन्होंने बोला है कि एंगल्स इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, और जो एंगल B है दिस इज़ इक्वल टू एंगल Q। B और Q इक्वल हैं, और उन्होंने बोला है कि ये C और R इक्वल हैं, एंगल C और एंगल R इक्वल हैं। ठीक है जी, अब हमें प्रूव ये करना है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। ठीक है जी, चलिए तो पहले आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो M, और इस तरह से पॉइंट लो कि PM और AB इक्वल होने चाहिए। दिस PM एंड AB शुड बी इक्वल। फिर आप यहाँ पर कोई पॉइंट N ले लो और वो इस तरह से लो कि AC और PN इक्वल होना चाहिए, AC और PN आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, ओके, समझ गए ना। हमने M इस तरह से लिया है कि PM की लेंथ और AB की लेंथ सेम हो गई है। हमने N इस तरह से लिया है कि AC और इनकी लेंथ सेम हो गई है। सपोज़ AC 3 था तो ये भी 3 होना चाहिए। अब इनको ज्वाइन कर दो आप। ठीक है जी, ओके। अब आप देखोगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? क्योंकि आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रेंसी पढ़ ली और आपने वहाँ देखा होगा कि 2 ट्रायंगल्स को हम SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। इन 2 ट्रायंगल्स को ज़रा ध्यान से देखोगे आप, तो देखोगे आप दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज़ इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल गिवन है इक्वल, और ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PMN। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है जी,
ओके जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आप प्रूव करते थे क्लास 9 में, तो आप देखते होंगे कि दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंसी में ऐसा होता था, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल एम के इक्वल है और एंगल सी एंगल एन के इक्वल है। ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं हम, ये जो एंगल बी है ये एंगल एम के इक्वल है, एंगल बी एंगल एम के इक्वल है, और ऊपर देखें एंगल बी क्यू के भी इक्वल है, तो एंगल बी एम के भी इक्वल है और एंगल बी क्यू के भी इक्वल है। ठीक है जी, और देखिए क्या रिजल्ट निकाला आपने, जब आपने ये रिजल्ट निकाला कि एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है, सी एंगल एम एंगल क्यू इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं जानते हैं, देखिए अगर आप कोई भी दो लाइंस ड्रॉ कर लो, अब कोई अगर ऐसी लाइन आती है जो इन दोनों को कट करती है किसी पॉइंट पर, ये दोनों लाइंस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये पैरेलल हों, कोई भी लाइंस हो ये, अगर कोई लाइन इन दोनों को कट करती है आकर, तो दीज टू एंगल्स जो इन पोजीशंस पर आते हैं उनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो ये जो लाइंस थी वो पैरेलल कहलाती हैं। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ना हो तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। तो आप देख लो कि यहाँ फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए हैं, ये दोनों लाइंस थी, इन दोनों लाइंस को ये ट्रांसवर्सल मीट कर रहा था दो पॉइंट्स पर अलग अलग, तो आपने देखा दीज टू एंगल्स आर इक्वल। यहाँ देख लीजिए एंगल एम इज़ इक्वल टू एंगल क्यू, तो एंगल एम और क्यू के इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर। इफ़ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इफ़ दीज टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। अब आपने इस चैप्टर में बीपीटी पढ़ी है, मतलब थेल्स थ्योरम पढ़ी है, और उसमें आपने ये पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाती है तो फिर ये रेशियोज़ पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके आपने प्रूव कर दिया कि पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया है। चलिए इसके आगे समझने के लिए हम ऊपर का स्पेस यूज़ करते हैं। ओके अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपने प्रूव किया था कि ये ऊपर के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो जो ये पी एम है वो ए बी के इक्वल था, आपने ड्रॉ ही इक्वल किया था, तो पी एम की जगह आप ए बी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अपॉन एम क्यू को आप एम क्यू लिख लो। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी एन ए सी के इक्वल है, तो आप लिखो ए सी अपॉन एन आर लिख लो आप। ठीक है जी, ओके समझ गए ना। ओके इसको भी समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिएगा। ओके इसको भी समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिएगा। वो बात ये है कि अगर पी एम और एम क्यू का रेशियो पी एन और एन आर के रेशियो के इक्वल है, तो पी एम और पी क्यू का रेशियो पी एन और पी आर के रेशियो के भी इक्वल होता है। ओके इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। कुछ भी मान लीजिए पी एम और एम क्यू इक्वल हैं, मान लेते हैं दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, तो इनका रेशियो आप निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। मान लेते हैं दिस इज़ 3 दिस इज़ 6, तो इनका रेशियो निकालोगे ये भी 1/2 आ जाएगा। तो पी एम अपॉन एम क्यू 1/2 है, पी एन अपॉन एन आर ये भी 1/2 है। अभी आप कोशिश करो पी एम अपॉन पी क्यू फाइंड करने की, तो पी एम की वैल्यू 2 है और पी क्यू की वैल्यू 6 है, तो 2/6 मतलब 1/3 आ जाएगा। इधर पी एन अपॉन पी आर फाइंड करने की कोशिश करें तो 3/9 मतलब ये भी 1/3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर पी एम और एम क्यू का रेशियो पी एन और एन आर के रेशियो के इक्वल होता है, तो पी एम और पी क्यू का रेशियो और पी एम और पी आर का रेशियो भी इक्वल होता है। ये आपको ओरली डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, तो इसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हो। अब थोड़ा देखिए, मैंने आपको बोला था कि पी एम और ए बी इक्वल है, सो मैं पी एम की जगह ए बी लिख देता हूँ और पी एन की जगह मैं ए सी लिख देता हूँ, ए सी अपॉन पी आर। तो आप देखिए हम प्रूव ये करने वाले थे कि अगर दो ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल थे, और देखिए दो साइड्स का रेशियो ने प्रूव कर दिया है कि वो इक्वल है। ए बी और पी क्यू का रेशियो और ए सी और पी आर का रेशियो, बी सी और क्यू आर का रेशियो प्रूव करना बाकी है। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर लोगे। ठीक है जी, मैं आपको मेथड बता दूंगा और आप ट्राई करिएगा। सिमिलरली आप देख लीजिएगा कि अगर आप सपोज़ जो आगे करना बताता हूँ मैं, सपोज़ आप क्या करते कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आप पॉइंट ले लेते ओ और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं आर। ठीक है जी, और इनको आप ज्वाइन कर देते हैं। आपने बी सी को क्यू ओ के पैरेलल लिया होता और ए बी को क्यू आर के पैरेलल ले लेते हैं, तो फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं।
और फिर वही काम करते 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 आप यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आप क्या प्रूव करते हैं, आप प्रूव करते हैं कि बी सी और क्यू आर का रेशियो, सिमिलरली आप प्रूव कर देते हैं कि बी सी और क्यू आर का रेशियो इक्वल हो जाता है ए बी और क्यू पी के रेशियो के, ए बी और क्यू पी मतलब वही पी क्यू। तो आप देखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, और ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है। तो हेंस आप बोल सकते हो कि ये सारे रेशियोज़ आपस में इक्वल हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज़ इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो आपने देख लिया कि अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एंगल्स इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी ज़रूर इक्वल होंगे। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और दूसरी एक्टिविटी समझिएगा। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 4 एक्सियम्स थी, वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए भी कुछ एक्सियम्स हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सियम बता दी है, अब सेकंड एक्सियम पर मैं निकलता हूँ। जब तीनों एक्सियम्स हो जाएंगे तो मैं आपको समराइज़ कर दूंगा कि क्या क्या मेन एक्सियम्स थी। ओके जी, तो जो आपने अभी एक्सियम पढ़ी है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। इस एक्सियम को हम लोग ए एक्सियम बोलते हैं, या कभी कभी सिर्फ ए एक्सियम बोलते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर तीनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल एंगल एंगल, फर्स्ट एंगल इक्वल, सेकंड एंगल इक्वल, थर्ड एंगल इक्वल, अगर 3 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे और वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कभी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर आप सिर्फ 2 एंगल्स को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। सपोज दिस एंगल इज़ 60, दिस एंगल इज़ 60, दिस एंगल इज़ 80, दिस एंगल इज़ 80। अभी देखिए इन ट्रायंगल्स के अंदर 2 ही एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीसरा एंगल इक्वल ना हो? ट्राई करते हैं। इन तीनों एंगल्स का सम 180 है, तो आप कोशिश करो कि ये एंगल क्या निकलेगा। कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि इन तीनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए, तो आपको 40 मिलेगा। दिस एंगल विल बी 40 डिग्री। ओके, यहाँ देख लीजिए इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो यहाँ पर क्या एंगल होना चाहिए? तो आप फाइंड करोगे ये भी 40 आएगा। तो मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड एंगल डिफरेंट हो जाए। तो इसीलिए हम कभी कभी शॉर्ट में उसको ए बोलते हैं कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं थर्ड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा। ओके, समझ में आ गया। तो इस एक्सियम को हम शॉर्ट में ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पर, एक एक्टिविटी समझते हैं, फिर हम थ्योरम समझेंगे। ओके जी, देखिए एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के ज़रिए से हम सेकंड एक्सियम समझने वाले हैं। तो पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। चलिए 2 ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ पी क्यू आर। ड्रॉ करने में आप कुछ ऐसे ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरह से वैल्यूज़ ले लीजिए। जैसे आपने यहाँ पी क्यू को ले लिया 4, तो आप ए बी को ले लीजिए 2, आपने क्यू आर को ले लिया 6 ले लिया, तो इसे आप ले लो 3। अगर आपने पी आर को ले लिया है 8, तो इसे आप ले लो 4। मतलब आपने क्या किया है, आपने ए बी और पी क्यू में 1:2 का रेशियो ले लिया है। ए बी की वैल्यू को पी क्यू की वैल्यू से डिवाइड करो तो 2/4 क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। ऐसे ही ए सी और पी क्यू में रेशियो, पी आर में रेशियो फाइंड कर लें आप, तो 4/8 ये भी 1/2 हो जाएगा। बी सी और क्यू आर में रेशियो फाइंड कर लें, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो आपने 2 ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन किया है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि साइड्स का रेशियो सेम ले लिया है आपने। तो अभी आप नोटिस करोगे, आप प्रोडक्टर उठाइए और प्रोडक्टर की हेल्प से एंगल्स मेजर करना शुरू कीजिए। ये एंगल मेजर करिए, ये एंगल मेजर करिए, ये एंगल मेजर करिए और ये एंगल्स मेजर करिए। तो आप नोटिस ये करोगे कि अगर आप 2 ट्रायंगल्स ऐसे ड्रॉ करते हो कि उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, तो आप देखोगे एंगल्स इक्वल निकल रहे होंगे। एंगल बी और क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल ही आएगा, डिफरेंट नहीं आ सकता है। एंगल ए और पी का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, एंगल सी और आर आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है जी, तो याद रखिए कि अगर हम 2 ट्रायंगल्स इस तरह से ड्रॉ करें कि उनके साइड्स के रेशियो सेम हो, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो आपको एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे वो इक्वल ही मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो क्या ऑब्ज़र्व करोगे आप? यू विल ऑब्ज़र्व दैट एंगल ए जो होगा वो पी के इक्वल निकल आएगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल निकल आएगा। ठीक है जी, तो इसके ज़रिए से हमें सेकंड थ्योरम समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं।
कि सेकंड थ्योरम क्या है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and the two triangles are similar तो हमने एक्टिविटी से समझा, हमने एक्टिविटी से थ्योरम निकाल लिया है कि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर में उन ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो उन ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ दिया था वैसे मैं अब सेकंड थ्योरम का भी आपको प्रूफ देता हूँ। तो चलिए हम कोई दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो सपोज वी हैव वन ट्रायंगल विच इज़ ABC एंड वी हैव सम अदर ट्रायंगल विच इज़ PQR। ये है PQ एंड R। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, हमें बता दिया गया है कि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है। सपोज हमें ये बता दिया गया कि AB एंड PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो और BC और QR का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। प्रूव हमें ये करना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ओके जी, ठीक है जी। ओके, अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। यहाँ पर कोई पॉइंट M ले लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट N ले लीजिए। M इस तरह से लीजिएगा कि AB और PM इक्वल हो जाएँ और N इस तरह से लीजिएगा कि AC और PN इक्वल हो जाएँ। इन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, देखिए आपको बताया गया है कि AB अपॉन PQ इक्वल है। AB अपॉन PQ ये किसके इक्वल है? AC अपॉन PR के। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, AB के इक्वल PM ले लिया है, तो आप इस AB की जगह PM लिख सकते हैं। आपने AC और PN इक्वल रखा है तो आप AC की जगह PN लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया आपको। ये सारे रेशियोज इक्वल थे, फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि PM को AB के इक्वल रखा, PN को AC के इक्वल रखा, इसके ज़रिए हमें ये मिल गया। ठीक है जी। ओके, अभी आप ध्यान दो कि PM और PQ का रेशियो, PN और PR का रेशियो इक्वल आ गया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर PM और MQ का रेशियो PN और NR के रेशियो के इक्वल होता है तो उसकी हेल्प से हम ये रेशियो लिख सकते हैं, PM अपॉन PQ, PN अपॉन PR। तो आपको ये रेशियो मिले या PM अपॉन MQ और PN अपॉन NR का रेशियो इक्वल मिल जाए, दोनों से पता चल जाता है कि ये लाइंस सिमिलर हैं, सॉरी ये लाइंस पैरेलल हैं। तो आप लिख सकते हो हेंस MN इज़ पैरेलल टू QR। ओके, क्लियर हो गया? ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये जो एंगल M है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा और जो एंगल N है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। इफ़ दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। समझ में आ गया ये? ठीक है जी। अब इसके आगे आप देखिए, PM अपॉन PQ ये लिखा हमने, PN अपॉन PR ये लिखा हमने। देखिए ये तीनों आपस में इक्वल हैं। मैंने इस पहले को लिखा है इस तरह से, मैंने AB को चेंज करके PM लिख दिया है क्योंकि AB और PM इक्वल थे। फिर मैंने सेकंड लिखा है AC अपॉन PR, मैंने AC नहीं लिखा है क्योंकि AC और PN आपस में इक्वल थे। अब मैं लिखता हूँ BC अपॉन QR। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आप देखोगे ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। AB अपॉन PQ को मैंने PM अपॉन PQ लिखा है तो AB PQ के इक्वल था। AC अपॉन PR को मैंने PN अपॉन PR लिखा है क्योंकि AC और PN आपस में इक्वल थे। अब BC अपॉन QR को मैंने BC अपॉन QR लिखा है। तो आप ज़रा देख लो कि अगर इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल्स में ABC और PQR में, आप देखो ABC में ABC का AB और यहाँ PMN का PM, ABC का AC और PMN का PN आपस में इक्वल है। तो इस वजह से अगर ये रेशियोज़ आपस में इक्वल हैं और ये रेशियो इसके इक्वल है तो BC अपॉन QR को
BC अपॉन QR को हम MN अपॉन QR भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे AB PM के इक्वल हो गया है, AC PN के इक्वल हो गया है, तो MN BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर MN लिख देते हैं हम। ओके, मतलब हमको ये पता चल गया कि BC और MN इक्वल हैं। अब जब BC और MN इक्वल हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। ABC और PMN को आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो। आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी की एक एक्सियम पढ़ी होगी, ASA। ओके, तो आप देखो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMN। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी, क्योंकि AB और PM पहले से इक्वल थे, AC और PN पहले से ही इक्वल थे, BC और MN भी आपस में इक्वल हो चुके हैं, और एक्सियम SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B एंगल M के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल M के इक्वल हो गया, और एंगल B एंगल Q के भी इक्वल हो गया। फिर देखिए जो एंगल C है वो एंगल N के इक्वल हो गया, और ये एंगल R के भी इक्वल हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंसी की वजह से। और एंगल Q इसलिए इक्वल है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, तो इस वजह से दोनों एंगल पहले ही इक्वल थे, तो एंगल M एंगल Q के इक्वल हो गया। इसी तरह से C N के इक्वल और N R के इक्वल, इसलिए सब आपस में इक्वल हो गए, ठीक है जी। तो आपको प्रूव ये करना था कि अगर दो ट्रायंगल्स में साइड्स के रेशियो सेम हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप देख लो ABC ट्रायंगल में और PQR ट्रायंगल में एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया। और जब दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड तो इक्वल होता ही होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया कि अगर दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये तो थी सेकंड थ्योरम, और हम चलते हैं थर्ड थ्योरम की तरफ। लेकिन थर्ड थ्योरम को समझने से पहले एक एक्टिविटी देख लीजिए। एक्टिविटी इस बार भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ABC और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे PQR। इस बार ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा कि AB को सपोज हमने 3 ले लिया, PQ को हमने 6 ले लिया, AC को हमने 4 ले लिया, PR को हमने 8 ले लिया। ये सेंटीमीटर्स में लेंथ है। तो आप देखो AC और AB का जो रेशियो होगा वो 3/6 होगा, मतलब 1/2 होगा। AC और PR का रेशियो होगा 4/8 और वो भी 1/2 होगा। और इनके बीच में जो एंगल आ रहे हैं ये आपस में इक्वल है। सपोज़ मैंने अगर इसको लिया है 60 तो इसको ही मैं ले लूँगा 60। ये कंस्ट्रक्शन आप करिएगा कॉपी पर। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में आप नोटिस करोगे कि अगर आपने इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि इन साइड्स के रेशियो और इन साइड्स के रेशियो इक्वल ले लिए हैं, ये दोनों बीच के एंगल्स जो थे वो भी इक्वल ले लिए, तो आप देखोगे कि अब आप जब चेक करोगे ना तो एंगल B एंगल Q के इक्वल निकल रहा होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल निकल रहा होगा, और BC और QR का रेशियो भी यही आ रहा होगा, मतलब 1/2 आ रहा होगा। क्लियर? ये आपको करना पड़ेगा। आप ऑब्जर्व ये करोगे दैट एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R, एंड BC और QR का रेशियो भी वही AB और PQ के रेशियो के या AC और PR के रेशियो के इक्वल निकलने वाला है आपको, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चला इस एक्टिविटी से कि अगर कभी भी दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो और उनके बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं, और उनके बाकी जो एंगल्स थे वो भी इक्वल होते हैं, और बाकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सारे साइड्स के रेशियो के इक्वल ही रहता है। ओके जी, चलिए अब इसी पर बेस्ड हम थ्योरम देख लेते हैं। तो ये थ्योरम बोलती है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are
सिमिलर। ठीक है जी, ओके। इसका भी आपको प्रूफ चाहिए होगा तो देख लीजिए प्रूफ। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया PQR। ओके जी, ओके। तो हमें बता दी ये दिया गया है, हमें ये बता दिया गया है PQR, हमें ये बता दिया गया है कि इनके दो साइड्स के रेशियो, पहले तो दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल A और एंगल P मान लेते हैं इक्वल दिया हुआ है। फिर जो साइड्स इन एंगल को इंक्लूड करता है, देखिए ये जो एंगल है इसके एक तरफ आर्म है AB और दूसरी तरफ जो आर्म है वो है AC। ऐसे ये जो एंगल है वो दो आर्म्स के बीच में आता है एंड दोज टू आर्म्स आर PQ एंड PR। तो यह एंगल AB और AC के बीच में है, यह एंगल PQ और PR के बीच में। आपको बताया गया है कि अगर एंगल A और एंगल P इक्वल हों और AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो के इक्वल हो तो क्या होगा वो समझिए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होने वाले हैं और इन दोनों ट्रायंगल के बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी होने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको कि एंगल B Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। तीसरी बात ये भी है कि सारे साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। अभी तो आपको दो ही साइड्स के रेशियो मिल रहे हैं, लेकिन जो BC/QR है वो भी उसी के इक्वल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए M, ये PM AB के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए N, ये AC और PN आपस में इक्वल होना चाहिए। इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है जी, ओके। तो आपको ये दो चीज़ें गिवन है। आप देखोगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PMN आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे फ़ौरन, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हों और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हों और उनके बीच आने वाला एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं S से S एक्सियम से। क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंसी आती होगी, ठीक है जी। अगर नहीं आती तो प्लीज़ क्लास 9 के लेक्चर्स देखिए और ये क्लियर कर लीजिए। ABC और PMN कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब एंगल B और M इक्वल है, एंगल C एंगल N के इक्वल है और एंगल A और एंगल P इक्वल है, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल M एंड एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल N। समझ में आ गया, ओके। अब देखो आपको ये रेशियो गिवन है AB/PQ गिवन है AC/PR के इक्वल, लेकिन क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं इसका मतलब है कि AB और PM आपस में इक्वल है। तो आप AB की जगह PM भी लिख सकते हो क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। आप देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये AC PN के इक्वल है, तो आप यहाँ AC को हटाकर PN लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इधर आ जाइए, आप देखो PM और इस PQ का रेशियो PN और PR का रेशियो इक्वल है और जब भी ये रेशियोज इक्वल होते हैं उसका मतलब होता है ये लाइंस पैरेलल हैं। तो हेंस MN इज़ पैरेलल टू QR, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी। तो हमें प्रूव क्या करना था कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं और उनको कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और सारे साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे। अभी आप देख लो ABC ट्रायंगल में और PQR ट्रायंगल में एंगल B एंगल M के इक्वल था कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, लेकिन अभी एंगल M और Q इक्वल हो गए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से। एंगल C और N इक्वल थे कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से। N और R इक्वल हैं, C और N कॉन्ग्रुएंसी की वजह से इक्वल थे, N और R कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से इक्वल हैं। तो फाइनली देखिए B और Q इक्वल है, मतलब ABC और PQR के अंदर B और Q इक्वल हो चुके हैं, ABC और PQR के अंदर में C और R इक्वल हो चुके हैं। दीज टू आर इक्वल। तो जिन दो ट्रायंगल्स के अंदर में सिर्फ एक ही एंगल इक्वल गिवन था, अभी बाकी भी आपको एंगल्स इक्वल मिल गए हैं, ठीक है जी। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि तीन एंगल्स आपस में इक्वल सिमिलर हो गए, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सारे साइड्स का रेशियो इक्वल हो ही जाएंगे। आपको पिछली एक्सियम्स की हेल्प से या थ्योरम की हेल्प से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आई होप आपको तीनों की तीनों थ्योरम समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको ज़रा समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या तीन थ्योरम्स पढ़ी हैं या क्या तीन क्राइटेरियाज़ पढ़े हैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए।
तो आपने जो 3 क्राइटेरियाज पढ़े हैं उसमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया था वो था AAA, जिसे हम AA भी बोलते हैं। फिर आपने क्राइटेरिया पढ़ा था SSS, और फिर आपने अभी भी पढ़ा है SAS। इसकी मीनिंग ये थी कि अगर 2 ट्रायंगल्स के अंदर में आपको 3 एंगल्स इक्वल मिल जाएं या 2 भी एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। अगर आपको 3 एंगल्स या 2 एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं तो आपको साइड्स के रेशियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इक्वल ही मिलेंगे, आप चेक करो या ना करो। फिर 2 ट्रायंगल्स में अगर उनके साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हैं, या हम इसे प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो बाकी जो 3 एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल ही निकलेंगे, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसी तरह यहाँ पर SAS का मतलब है कि अगर 2 ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल हो और फिर उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो ये SAS से 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे इन 3 में से किसी एक एक्सियम की हेल्प से। कभी 2 ट्रायंगल्स हम प्रूव कर देंगे AA की हेल्प से, कभी SSS की हेल्प से, कभी SAS की हेल्प से। AA का फुल फॉर्म एंगल है, दिस इज साइड साइड साइड, दिस इज साइड एंगल साइड। लेकिन याद रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी की तरह यहाँ पर SSS का मतलब इक्वल नहीं होता है, यहाँ साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर S आएगा तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि साइड्स इक्वल हैं, उसका मतलब होगा 2 साइड्स का रेशियो या 3 साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं और उसके ज़रिए समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है इनको। तो आपके पास एक्सरसाइज 6.3 आने वाली है और ये आपके सामने फर्स्ट प्रॉब्लम है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फिगर, ओके, ज़रा से इसको शिफ्ट कर देते हैं। यस, दिस इज़ द फिगर। सो स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। आपको ये 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये एक पेयर है, एक ये पेयर गिवन है, एक ये पेयर गिवन है, तो हमारे पास 6 पेयर्स हैं। तो आपको बताना ये है कि इन 6 पेयर्स में कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। फिर राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू। अब हो सकता है कि हमने AA यूज़ किया हो सकता है हमने SSS यूज़ किया हो सकता है हमने SAS यूज़ किया हो, तो जो भी यूज़ किया है वो बताना पड़ेगा। देन ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक फॉर्म में इसको लिख देंगे। चलिए सब कुछ समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आप फर्स्ट के अंदर में देखिएगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। आप देखोगे यहाँ पर 3 एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, एंगल A और P आपस में दोनों इक्वल हैं, एंगल A और एंगल P दोनों आपस में इक्वल हैं, एंगल B और Q आपस में इक्वल मिल जाते हैं, और एंगल C और R आपस में इक्वल हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि हमने एक एक्सियम पढ़ी थी AAA। अगर 2 ट्रायंगल्स के अंदर 3 एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, एक एंगल इक्वल, दूसरा पेयर इक्वल, तीसरा पेयर इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ठीक है जी। तो पहली बात बतानी है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है। यस दे आर सिमिलर। यहाँ एंगल A और एंगल P इक्वल थे, ठीक है। यस दे आर सिमिलर, यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हैं। फिर दूसरी बात बतानी थी कि कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज़ किया है, तो AA क्राइटेरियन या फिर AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ऑफ सिमिलैरिटी। ओके जी। फिर बताना है कि दोनों ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में देख लीजिए कैसे लिखते हैं। आपको बस इतना लिखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है। ये लिखने के टाइम पर ध्यान देना होता है कि आप चेक करो कि क्या जो आपने सबसे पहले लेटर लिखा है यहाँ और जो सबसे फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखा है दोनों आपस में इक्वल है, A और P आपस में इक्वल है। यस, A और P आपस में इक्वल है। फिर यहाँ मिड में आपने B लिखा है, यहाँ मिड में आपने Q लिखा है, तो B और Q को इक्वल होना चाहिए। तो आप देखें B और Q आपस में इक्वल है। फिर आप देखें यहाँ लास्ट में आपने C लिखा है, यहाँ लास्ट में आपने R लिखा है, तो इनको इक्वल होना चाहिए। अगर इस तरह से तो आप तभी ये ऑर्डर लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको ऑर्डर पलटना पड़ेगा। हो सकता है ऑर्डर PRQ बन जाए, तब हो सकता है RQP बन जाए। ट्रायंगल यही रहेगा लेकिन लिखने का मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो वैसे इस क्वेश्चन में बताना नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप यूँ लिखोगे कि AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो और BC और QR का रेशियो इक्वल होगा। अगर आपने यहाँ से फर्स्ट 2 लेटर्स लिए हैं तो यहाँ से भी फर्स्ट 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे, AB और PQ का रेशियो।
अगर आपने यहाँ से लास्ट 2 लेटर्स लिए हैं तो यहाँ से भी लास्ट 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे, मतलब BC और QR का रेशियो। अगर आपने यहाँ फर्स्ट और लास्ट को लिया है और यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को लेना पड़ेगा, मतलब AC और PR का रेशियो। ये रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया, हमने चेक कर लिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही आए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं और आप 2 ट्रायंगल्स में इस बार एंगल्स नहीं गिवन है, साइड्स गिवन है। तो हम साइड से भी चेक कर सकते हैं। SSS एक एक्सियम होती है। तो आप AB और QR का रेशियो चेक करो, क्योंकि AB की वैल्यू 2 है, QR की वैल्यू 4 है। 2/4 1/2 हो जाता है। 2.5 और 5 को डिवाइड करने से 1/2 मिलता है। 3 को 6 से डिवाइड करने से 1/2 मिलता है। ठीक है ना, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन से साइड्स रेशियो, किन साइड्स के रेशियो इक्वल आते हैं। तो AB और QR को मैंने चेक किया, AB वॉज 2, QR वॉज 4, रिड्यूस करने पर 1/2 मिल गया। फिर मैंने BC को डिवाइड किया है PR से, BC की वैल्यू 2.5 है, QR की वैल्यू 5 है, इन्हें रिड्यूस करोगे 1/2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर AC की वैल्यू 3 है और PQ की वैल्यू 6 है, तो 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। तो तीनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए हैं। इसका मतलब यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके जी, तो आपको चेक करना था ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर हो चुके हैं। फिर आपको बताना है किस एक्सियम से सिमिलर हुए हैं या किस क्राइटेरियन से सिमिलर हुए हैं। तो SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके जी, नेक्स्ट हमें इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। अब आप देखिए आपने कौन से रेशियोज इक्वल निकाले थे। आपने AB और AB को QR के साथ सेट किया, तो यहाँ पर AB लिखा है ना, यहाँ पर QR लिखिए और P लास्ट में दीजिए। एक बार फिर चेक कर लिए, हो सकता है ये मिस्टेक हो, क्योंकि QR को हो सकता है RQ लिखना पड़े। ओके, देखते हैं AB और QR का रेशियो कितना आ रहा है। AB और QR का रेशियो 1/2 था। अब BC और RP का रेशियो चेक करिए, तो BC और RP का रेशियो 1/2 आ गया। गुड। लास्ट रेशियो चेक करिए, AC और QP का रेशियो, AC और QP का रेशियो ये भी 1/2 हो गया। इट मीन्स ये हमारा मेथड जो लिखने का है वो सही है। ठीक है ना, अगर आप इसी सिमिलरिटी को लिख दोगे ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू RQP लिख देते हैं अगर आप, या PQR लिख देते तो वो गलत हो जाता है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है उससे पता चलना चाहिए कि कौन से साइड्स का रेशियो इक्वल है और कौन से एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर एंगल्स तो गिवन नहीं है, तो साइड्स की हेल्प से हमें काम करना है। तो देखते हैं कोई भी 2 साइड्स हमें उठाने पड़ेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। फिर हमें रेशियो सेट करना है। तो 2 को 4 के साथ रख लें, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं है, 5.4 होता है, तो ये तो नहीं बैठ पाया। अगर 2 और 5 का रेशियो देखें तो ये 2/5 है। कोई और रेशियो 2/5 बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप ट्राई कर लो, आपको 3 सेट्स नहीं मिल पाएंगे कि उनके रेशियोज आपस में इक्वल हो, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे नो, हमें नहीं मिला। तो दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। अगर आपको रीज़न लिखना पड़े तो आप लिख दोगे द रेशियो ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल, द रेशियो ऑफ साइड्स आर नॉट इक्वल। हो गया काम। अब क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है नहीं, इसलिए आगे की कहानी इसमें बतानी भी नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में 1 एंगल इज़ गिवन एंड 2 साइड्स आर गिवन। तो आपको याद होगा एक हमने लास्ट में एक्सियम पढ़ी थी ASAS, मतलब 2 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और उनको कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिए कि इनके कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल हैं कि नहीं है। पहले तो देख लीजिए कि M और Q आपस में इक्वल है, एंगल M और एंगल Q आपस में इक्वल है। अब 2.5 और हम 6 को सेट कर देते हैं और 5 और 10 को सेट कर देते हैं। तो 2.5 और 6 का रेशियो तो 1/2 नहीं आएगा, लेकिन 5 और 10 का रेशियो 1/2 आ जाता है। अगर हम 2.5 को 10 के साथ सेट करें और 5 को 6 के साथ सेट करें तो ये रेशियो भी सिमिलर नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि 2.5 और 6 का रेशियो, आप देखो 2.5 और 6 का जो रेशियो होता है ना, इसको रिड्यूस करेंगे हो जाएगा 25/60, मतलब ये हो जाएगा 5/12। 5 और 10 का रेशियो फाइंड करेंगे तो 5 और 10 आएगा। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। किसी और तरह सेट करें, 2.5 को 10 के साथ रखते हैं,
5 को 6 कर देते हैं तो 2.5 ओवर 10 होता है 1/4। 5/6 1/4 नहीं होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाए हैं। हमें लगा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि एंगल तो इक्वल हैं दो, लेकिन जो एंगल के कंटेन करने वाले साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है ना। अच्छा जी, अगर इसी 2.5 की जगह 3 लिखा होता तो 3 को 6 से डिवाइड करने पर 2 मिल जाता, 1/2 मिलता, 5/10 करता तभी 1/2 मिलता। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो याद रखिए ये सिमिलर हो सकता था, लेकिन अगर साइड्स के रेशियो इक्वल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ABC और DEF में आते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स की बुक में ये 6 की वैल्यू 5 होगी, तो अगर 6 की वैल्यू 5 होगी ना तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो उनकी बुक से कैसा से बता देता हूँ मैं कि एंगल M और एंगल Q आपस में इक्वल है। और अगर ये 5 होता, कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू 6 है, कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू 5 है। सो देख लेते हैं, अगर आप 2.5 को डिवाइड करो 5 से तो 2.5/5 ये हो जाएगा 1/2, और 5/10 कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो आप देखोगे इस बार दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ये वैल्यू 6 ली जाएगी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, अगर ये वैल्यू ले ली जाएगी 5 तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे यस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं? तो हमने एक एंगल देखा है और उसके साइड में उसको कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, मतलब ये कहलाती है SAS क्राइटेरिया। ओके जी, अब हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा NML, ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ का एंगल M और यहाँ का एंगल Q इक्वल है। तो यहाँ अगर M आपने मिड में लिखा है तो Q भी उसी पोजीशन पे आना चाहिए, मिड में आना चाहिए। फिर आपने देखा था MN और PQ का रेशियो, इसको हमने 5 माना था कुछ देर के लिए कुछ बुक्स के हिसाब से। तो MN और PQ का रेशियो 1/2 था। तो यहाँ MN लिखा है स्टार्ट में, यहाँ PQ लिखा है स्टार्ट में, सब कुछ सही चल रहा है। आगे देख लीजिए, ML और QR का रेशियो, ML और QR ये भी लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से चेक कर लेते हैं कि हमने सिंबॉलिक फॉर्म सही दिया है या गलत दिया है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं अगर ये वैल्यू 5 है, और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे अगर वैल्यू यही 6 दी जाए तो। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम ABC और DEF को जरा चेक करते हैं। तो ABC और DEF में देखिए 80 और 80 आपस में इक्वल है, तो फिर 80 को कंटेन करने वाले साइड्स, इस 80 को कंटेन करने वाला साइड DF और FE है। यहाँ 80 को कंटेन करने वाला साइड AB और AC है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि AB की वैल्यू तो गिवन है, AC की वैल्यू नहीं गिवन है, ये ऑपोजिट वाले की गिवन है वैल्यू। तो इस बार कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ स्टूडेंट्स होता है ट्राई करें, वो 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रेशियो 1/2 मिलेगा। वो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, रेशियो 1/2 मिलेगा। वो देखेंगे दो साइड्स के रेशियो इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बट ट्रायंगल सिमिलर हुए नहीं है, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपको साइड्स वो देखने होते हैं जो एंगल को कंटेन करते हैं। इस एंगल को AB और AC ने कंटेन किया हुआ है, इस एंगल को EF और DF ने कंटेन किया हुआ है। तो आपको रेशियो में AB और EF, AC और DF इस तरह से लेना पड़ेगा। आपको एंगल के ऑपोजिट नहीं जाना है। तो यहाँ देखिए 3 जो है ना वो एंगल के ऑपोजिट है, तो हमको रेशियो नहीं मिल पा रहे हैं इक्वल। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, नो दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है जी, बस आप नो लिख करके आगे बढ़ोगे 6 की तरफ। और 6 में देखिए 2 ही एंगल्स गिवन है, तो पहले आप थर्ड एंगल फाइंड कर लो, उसके बाद फिर कोशिश करो बताने की कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। तो इस ट्रायंगल DEF के अंदर में एंगल F फाइंड कर लेते हैं हम। तो एंगल F कैसे फाइंड करेंगे? हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आप ट्राई करो, ये 80 है, ये 70 है, दोनों का सम 150 हो चुका है। अब यहाँ पर क्या एंगल होना चाहिए कि तीनों का सम 180 हो जाए? तो 30 निकलेगा। ठीक है जी, अब एंगल यहाँ P फाइंड कर लीजिए, यहाँ P फाइंड कर लीजिए। तो 80 + 30 110 है। यहाँ पर क्या एंगल होना चाहिए कि तीनों का सम 180 आ जाए? तो यहाँ होना चाहिए 70 होना चाहिए, तभी तीनों का सम 180 आएगा। तो हमने एंगल F की वैल्यू फाइंड की, वो 30 डिग्री है। एंगल P की वैल्यू फाइंड की, वो 70 डिग्री है। इन एंगल्स के पता होने के बाद अब जरा चेक करिए क्या ट्रायंगल सिमिलर है। तो एक 70 यहाँ भी है, एक 70 यहाँ भी है, एक 80 यहाँ भी है, एक 80 यहाँ भी है, एक 30 यहाँ भी है, एक 30 यहाँ भी है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप लिख दोगे यस दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किस एक्सियम से हैं? तो अगर आप दो एंगल्स की हेल्प लेना चाहो तो ए बता दो, अगर 3 की हेल्प लेना चाहो तो ए बता दो। क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स एंगल्स की हेल्प से सिमिलर होते हैं तो आप चाहो तो 2 एंगल की हेल्प लो, चाहो तो 3 एंगल्स की हेल्प लो। क्योंकि 2 एंगल्स की अगर आपने हेल्प ली है तो थर्ड को इक्वल होना ही होना है। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यस दे आर सिमिलर, एंड ये सिमिलर होने इस क्राइटेरिया से।
उसके बाद इनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख दो DEF इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्योंकि हमने देखा है D और P आपस में इक्वल थे, दोनों 70 थे, तो D की फर्स्ट पोजीशन है यहाँ, तो P की भी फर्स्ट पोजीशन होगी यहाँ। E और Q दोनों आपस में इक्वल है, दोनों 80 हैं, तो अगर यहाँ E मिड में है तो यहाँ भी 80 वाला Q मिड में होगा। इस तरह से हम लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डायग्राम दिखा जाएगा और उस डायग्राम में आपसे कुछ एंगल्स की वैल्यू पूछी जाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बिफोर यू। आपको बताया गया है कि दोनों ट्रायंगल में ये सिमिलर हैं, ODC और OBA सिमिलर हैं, ODC और OBA सिमिलर हैं। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एंगल O आपस में इक्वल होंगे। ODC के अंदर O कहाँ है? ODC के अंदर ये एंगल O है, दिस इज़ O, दिस इज़ O। ठीक है जी। OBA के अंदर O कहाँ है? वो ये एंगल की बात हो रही है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमें पहले से भी मालूम है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, D और B आपस में इक्वल होंगे क्योंकि D यहाँ मिड में है, B यहाँ मिड में है, तो यहाँ D का मतलब 70 है, तो यहाँ B का मतलब 70 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एंगल OBA क्या है तो वो 70 होगा। ठीक है जी। फिर एंगल CA के इक्वल होगा। यहाँ C की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यहाँ A की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल होने हैं। ठीक है जी। आपसे पूछा गया है DOC की वैल्यू, और आपसे पूछी गई है DCO की वैल्यू, और आपसे पूछी गई है OAB की वैल्यू। तो देखिए ये DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो पहले आप देखो DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपने क्लास 8th या 7th में पढ़ लिया होगा कि स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जब दो एंगल्स बनते हैं दोनों का सम 180 होता है। सपोज़ मैं एक ये लाइन ड्रॉ करूँ, उस पर कोई पॉइंट ले लूँ, फिर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, और हम बोलते हैं ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो दिस लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर कन्फ्यूज़ ना हो फिगर को पलट लीजिए। अभी आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर एंगल एक बन रहा है ये, जिसको हम DOC नाम देते हैं, और एक एंगल ये है BOC। तो DOC और BOC का सम 180 होगा। तो आप लिखो ये स्ट्रेट लाइन है, हेंस एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज़ इक्वल्स टू 180। क्योंकि आपने ये रीज़न पहले लिख दिया है, इसलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिखना अब ज़रूरी नहीं है। DOC की वैल्यू अपने को मालूम नहीं, BOC की वैल्यू 125 है, दिस इज़ इक्वल्स टू 180 है, तो एंगल DOC की वैल्यू हो जाएगी 180। कभी कभी मैं ज़रा नीचे लिख देता हूँ, इसलिए मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। अगर DOC की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा 55। ठीक है ना। तो आपको DOC मिल गया, DOC यहाँ लिख लेते हैं, DOC मिल चुका है अपने को, और ये है 55। अब चलते हैं DCO की तरफ। अब ट्रायंगल DOC के अंदर देखिए 3 एंगल्स हैं। ट्रायंगल DOC के अंदर 3 एंगल्स हैं, और 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम 180 होगा। तो आप लिखोगे इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल DOC एक एंगल तो 70 डिग्री है, एक एंगल ये पता चला है 55 डिग्री, और जो थर्ड एंगल है उसका नाम है DCO। इन तीनों का सम 180 होगा। क्यों? दिस इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी। दिस प्लस दिस 125 को भेज देते हैं राइट साइड में, ये जाएगा 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, और आपको मिलेगा 55। मतलब एंगल DCO भी 55 है। दोनों एंगल्स 55 निकले हैं। अब हम चलते हैं तीसरे एंगल की तरफ, और वो है OAB। ये एंगल फाइंड करना है। और आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये जो यहाँ एंगल C है और यहाँ एंगल A वो आपस में इक्वल होगा। ODC के अंदर ये C एंगल और OBA के अंदर ये एंगल A दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जिसे आप OAB बोल रहे हो वो OCB के इक्वल होगा, OCD के इक्वल होगा, OCD के इक्वल होगा। ठीक है जी। ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की वजह से दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, इसलिए उनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए हैं। ठीक है जी। ओके, तो एंगल OAB की वैल्यू हो जाएगी 55, क्योंकि OCD की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने पता ही की है, OCD 55 था। सो ये एंगल OAB भी 55 आ गया। तीनों आंसर आ चुके हैं और तीनों आंसर इक्वल ही हैं, 55, 55, 55। ठीक है जी।
अब ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि एंगल्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, क्योंकि जो हम लोग फिज़िकल क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ये एंगल के नाम कैसे बताते हैं आप। ए बी सी डी ई मान लेते हैं ये इस क्वेश्चन से हट कर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये कोई फिगर है। चलिए मैं पूरी तरह से इसको हट कर अच्छे से बता देता हूँ कि एंगल्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। सपोज़ दिस पॉइंट इज़ पी, दिस पॉइंट इज़ क्यू, दिस पॉइंट इज़ आर, दिस पॉइंट इज़ एस। तो अगर इस एंगल का आपको नाम रखना है तो आप आर मत बोलिए, बिकॉज आर से कन्फ्यूजन होगा कि आप इस एंगल की बात कर रहे हो या इस एंगल की बात कर रहे हो या इस पूरे एंगल की बात कर रहे हो या इस तरफ के एंगल की बात कर रहे हो। तो आपको अगर ये दिखाना है इस एंगल की हम बात करें तो आपको इसको बोलना चाहिए पी आर एस, ठीक है ना। कैसे देखना है, ये जो आर है, आप जिस एंगल को ले रहे हो इस एंगल में एक आर्म किधर जा रही है, एस की तरफ जा रही है, और एक आर्म किधर जा रही है, पी की तरफ जा रही है। तो आपको पी और एस लिखना है और बीच में वो पॉइंट लिखना है जहाँ पर आपने एंगल बनाया है। तो आपका जो एंगल है वो आर पर बना हुआ है, एक आर्म एंगल से एस की तरफ जा रही है, एक आर्म पी की तरफ जा रही है, तो इस एंगल का नाम पी आर एस होगा। अगर इस एंगल का नाम बताना है तो आप आर पर हो। अब ये एंगल है, एंगल में एक तरफ जो आर्म है वो पी की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ जो आर्म है वो क्यू की तरफ जा रही है, तो आप एंगल का नाम पी आर क्यू रख सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब बाई चांस कोई यहाँ पर आपको पॉइंट एम मिल जाता है तो इस एंगल को आप पी आर एम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आर्म एम की तरफ भी जा रही है। अगर आप पी आर एम बोल दोगे तो आपने कोई दूसरा एंगल नहीं बोला है, सेम एंगल है। तो इस तरह से नाम रखा जाता है। तो अब सोचिए इस एंगल का नाम क्या होगा। आपको पी बीच में लिखना पड़ेगा। अब एक आर्म जा रही है क्यू की तरफ, दूसरी आर्म जा रही है आर की तरफ, और ये सिंबल लगा दीजिएगा। ये सिंबल होता है एंगल के लिए एंड दिस सिंबल इज़ फॉर ट्रायंगल। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है। मैंने बता दिया है क्योंकि अगर इतना नहीं मालूम होगा तो आगे की क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी एंड डी सी पैरेलल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो पहले हम एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर ए बी और डी सी पैरेलल हों। ये देखिए ट्रेपेजियम बन गया है, यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है जी। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में कोई दो साइड्स पैरेलल होते हैं। इनके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, दिस डायगोनल इज ए सी, दिस डायगोनल इज बी डी, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ओ। ये पॉइंट ओ है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, आपको प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी आपस में इक्वल होंगे। चलिए दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देख लो, ओ ए ये है, ओ सी ये है, ओ बी ये साइड है और ओ डी ये है। तो किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ये तो पता चल गया हमें कि हमें ओ डी सी ट्रायंगल को और ओ ए बी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हीं ट्रायंगल के वो सब साइड्स लिखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर दीज लाइंस आर पैरेलल तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जब उनमें हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो इन एंगल्स को हम ऑल्टरनेट बोलते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर भी बोलते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। क्लास 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में आपने देखा कि ये एंगल ओ सी डी एंगल और यहाँ ओ ए बी एंगल ओ ए बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर में ये एंगल्स भी इक्वल हैं। एंगल ओ डी सी एंगल ओ बी ए के इक्वल हो जाएगा, ओ बी ए के इक्वल हो जाएगा। रीज़न यहाँ भी ऑल्टरनेट एंगल्स लिखा जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर में, ये जो ऊपर ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर में और इस ट्रायंगल के अंदर में, जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपको दो एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं, एक ये पेयर एक ये पेयर, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब तीसरा एंगल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर ही होता है। अगर तीसरा एंगल आप दिखाना चाहो तो इन दोनों एंगल्स को दिखा सकते हो, ये दोनों इक्वल हैं, और रीज़न आप लिख दोगे दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिलहाल दो एंगल्स की हेल्प से ही प्रूव हो चुका है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप लिखोगे हेंस
ट्रायंगल DOC इज सिमिलर का साइन ये होता है, ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू BOA। एग्जाम हमने यूज़ किए AA क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब हमने ये क्यों लिखा है इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको आप AOB नहीं लिख सकते हो, इसको आप OBA नहीं लिख सकते हो, क्यों वो समझिएगा ज़रा। आप देखो इसके अंदर आप क्या दिखा रहे हो, आपको OCD और OAB इक्वल दिया गया था, ये एंगल इसके इक्वल होगा। आप देखो DOC के अंदर O, DOC के अंदर O और BOA के अंदर O, दोनों मिड में लिखे हैं ना, दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ D और यहाँ B आपस में इक्वल होगा। इस ट्रायंगल के अंदर D और इस ट्रायंगल के अंदर B आपस में इक्वल है। इस ट्रायंगल के अंदर लास्ट वाला C, उस ट्रायंगल के अंदर लास्ट वाला A, C और A आपस में इक्वल है। तो हमने इस तरह से लिखा है कि दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी दिखा रही है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और कौन साइड किसके प्रोपोर्शनल है। चलिए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब याद रखिए, आपने एक एग्जाम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर भी होते हैं और उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहाँ साइड्स का रेशियो उठाते हैं, यहाँ से DO और BO उठा लीजिए, DO और BO। फिर लास्ट उठाइए OC एंड OA और DC और BA। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके ये साइड्स के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। आपको प्रूव करना है ये OAC, तो आप वो पार्ट उसमें से पिक कर लीजिए जो ये प्रूव करने में हेल्प करेगा। OA यहाँ लिखा हुआ है, OC यहाँ लिखा हुआ है, OB ये लिखा हुआ है, OD। तो आप इसको उठा लो। आपने क्या देखा है कि DO और OB और OC और OA आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA, ये आपस में इक्वल हैं और हेंस प्रूव्ड।